वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश विद अनोनिमस। आज हम कवर करेंगे अ बर्ड केम डाउन द वॉक पोएम के क्वेश्चन आंसर्स जो कि एक्सरसाइज में है। अब सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो है वो है आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम, हाउ डज इट इनहांस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बर्ड। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि लिटरेरी डिवाइसेस की अंडरस्टैंडिंग कितनी ही क्रूशियल और एसेंशियल है आपके लिए कि आप पोइट्री को जब भी एनालाइज करते हैं या उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं तो आपको लिटरेरी डिवाइसेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपसे पर्सोनिफिकेशन का पूछ रहा है और आपसे पूछ रहा है कि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बर्ड के रिगार्डिंग किस तरीके से बढ़ रही है या इन्हांस हो रही है। अब सबसे पहले तो आप बताएंगे कि एग्जांपल पर्सोनिफिकेशन की कहाँ पे है। अब एग्जांपल जो है पर्सोनिफिकेशन की वो है जब पोएट कहता है एंजल वॉर्म को फेलो, या जब जो पोएट है एमिली डिकिंसन जो है वो प्रोनाउन यूज़ करता है ही बर्ड के लिए, या थर्ड जो है वो हॉप करता है साइड वाइज और बीटल को पास होने देता है। अब ये तीनों जो एक्ट्स हैं ये ह्यूमन क्वालिटीज़ को शो करते हैं, अब ह्यूमन मैनर्स या पर्सनैलिटी को शो करते हैं। अब इससे बर्ड के बारे में हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग इन्हांस हो रही है, वो ये हो रहा है कि हमें पता लग रहा है कि बर्ड जो है वो एक कम्प्लेक्स करेक्टर है, कि उसकी भी कोई एक यूनिक पर्सनैलिटी है। वो एक कोई माइंडलेस किस्म का बर्ड नहीं है, वो एक कोई ऑर्डिनरी किस्म का बर्ड नहीं है। इट हैज़ इट्स पर्सनैलिटी एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें जो पार्ट आपको हाईलाइट किए हैं, दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ योर क्वेश्चंस, जिन्हें आपने कोशिश करना है कि आप इन्हें ज़रूर लिखें। नेक्स्ट, गोइंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, discuss a metaphor in the final stanza where the bird's flight is compared to oars divide the ocean। अब पहले पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप डिस्कस करो, आप एक्सप्लेन करो मेटाफर को जो फाइनल सेंटेंजा में यूज़ हुआ है, और इवन आपको उसने मेटाफर बता भी दिया कि वो कौन सा मेटाफर है। नेक्स्ट वो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इफेक्ट डज दिस कंपैरिजन क्रिएट, कि ठीक है मेटाफर यूज़ कर लिया है लेकिन इसका इफेक्ट क्या क्रिएट हो रहा है रीडर पे। अब मोस्टली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके कंपाउंड क्वेश्चंस हैं। कंपाउंड क्वेश्चंस में ये होता है कि क्वेश्चन एक नहीं होता, उसमें दो चीज़ें पूछी होती हैं। तो जब तक आप दोनों को नहीं एक्सप्लेन करते, यू विल नॉट गेट द मैक्सिमम मार्क्स। मतलब अगर आपने 5 लाइनें लिख दी हैं और आपने उसमें सिर्फ मेटाफर का ही बताया है और बताया नहीं है कि उसका इफ़ेक्ट क्या है उस कंपैरिजन से, देन यू विल नॉट गेट द मैक्सिमम मार्क्स। अब सबसे पहले मेटाफर मेटाफर कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है दो अनलाइक चीज़ों के दरमियान। अब इधर क्या है, इधर जो मेटाफर यूज़ हुआ है वो बर्ड्स के विंग्स को कंपेयर किया है टू ओर्स, और दूसरा एयर को कंपेयर किया है टू द ओशन, या जो स्काई है उससे कंपेयर किया है टू द ओशन। अब ये जो केयरफुल मूवमेंट है, अब यहाँ पे सीफुल लिखा हुआ है, ये केयरफुल वर्ड है। ये जो केयरफुल मूवमेंट है ये सजेस्ट कर रही है नेचुरल और रिदमिक फ्लाइट जो है बर्ड की। और वो जो बर्ड जो है उसकी वो जो फ्लाइट है उसे कंपेयर किससे किया गया है, रोइंग ऑन द वाटर, के पानी के ऊपर वो जो स्मूथ किस्म की जो मूवमेंट है, वही मूवमेंट क्या है, वो बर्ड की है इन द स्काई। अब इसका इफेक्ट क्या है, इस कंपैरिजन से क्या इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब ये जो मेटाफर यूज़ हो रहा है इससे जो कॉमन नेचुरल साइट है या फ्लाइट है बर्ड की, वो कन्वर्ट हो रही है या शिफ्ट हो रही है इनटू ए मोमेंट ऑफ ट्रांसेंडेंट ब्यूटी। ट्रांसेंड करने का मतलब होता है कि एक चीज़ से बढ़ जाना या निकल जाना या ऊपर परवास कर जाना। अब ये जो ट्रांसेंडेंट ब्यूटी है, इट मींस कि एमिली डिकिंसन जो है वो नेचर में डिविनिटी को ऑब्जर्व कर रही है या एक्सपीरियंस कर रही है, और वो एक्सपीरियंस कहाँ से कर रही है, थ्रू द बर्ड। गोइंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड ए सिमिली इन द पोएम एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन द ओवरऑल इमेजरी। अब इस क्वेश्चन में आपसे दो लिटरेरी डिवाइसेस पूछी हुई हैं, एक आपसे सिमिली पूछा है, दूसरा आपसे
इमेजरी का पूछा है। अब सिमिली क्या है? ये ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें दो अनलाइक चीज़ों को किसी एक क्वालिटी या किसी खसूसियत की बेस के ऊपर क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। अब सिमिली जो इसमें में यूज़ हुई है, दे लुक लाइक फ्राइटन बीड्स। अब ये सिमिली इसमें यूज़ की है पोइट ने। अब वो क्यों यूज़ की है? जिसमें वो कंपेयर कर रहा है बर्ड्स की आइज़ को स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के साथ या बीड्स के साथ। अब उससे वो क्यों उसने कंपेयर किया? ताकि वो एक यूनिक ब्लेंड या मिक्सचर शो करे ब्यूटी एंड वल्नरेबिलिटी का, कि एक बर्ड हसास भी है और खूबसूरत भी है। नेक्स्ट इसमें जो सिमिली यूज़ किया है वो है लाइक बटरफ्लाइज लीपिंग ऑफ बैंक्स ऑफ नून। ये आखिरी सेंटेंजा में है। यहाँ पे अगेन बर्ड की जो फ्लाइट है वो कंपेयर हुई है बटरफ्लाई की मूवमेंट के साथ। अब इसमें इन दोनों ही सिमिलीज में या इन दोनों ही सेंटेंजाज में इमेजरी भी यूज़ हुई है, जिसमें अगेन बताया जा रहा है कि जो बर्ड है वो क्या है, उसकी जो वेटलेस साइलेंट मूवमेंट है उसमें क्या है, एक नेचुरल ग्रेस है। तो इसमें सिमिली भी आपका कवर होता है एंड देन इमेजरी भी कवर होता है। गोइंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज डिकिंसन यूज विजुअल इमेजरी टू डिस्क्राइब द बर्ड्स एक्शन? अब अगेन आपसे लिटरेरी डिवाइस पूछ रहा है इमेजरी की, कि उससे बर्ड्स के एक्शन को किस तरह से एमिली डिकिंसन क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है, और आपसे एग्जाम्पल भी मांगी है। बाय एग्जाम्पल वो आपसे चाह रहा है कि एग्जामिनर चाह रहा है कि आप पोइट्री की लाइंस को कोट करें। अगेन इसमें क्या है कि हेवली यूज़ की है विजुअल इमेजरी। अब उसमें आपने दो इमेजरी, वैसे तो सारी ही पोएम में मोस्टली इमेजरी यूज़ हुई है, लेकिन आपने इसके दो एग्जांपल्स लेने हैं जो कि बहुत ही स्पेसिफिक हैं। अब पहला एग्जांपल है बिट एन एंजल वॉर्म इन हाफ्स। अब इस एग्जांपल से आप शो करते हैं द ब्रूटैलिटी ऑफ द बर्ड, जो कि क्या है, ये खौफनाक पर्सपेक्टिव, ये ख़तरनाक या डेंजरस पर्सपेक्टिव शो करता है नेचर का। देन ग्रैंक ड्यू एंड अनरोल्ड हिज फेदर्स। अब ये जो दो एग्जांपल्स हैं इमेजरी की, ये शो करती हैं ब्यूटी। अब ओवरऑल जो ये दो इमेजरीज या अपने एग्जांपल्स दी जिनकी, ये बेसिकली ओवरऑल थीम के साथ रिलेट करती हैं, जो कि ब्यूटी एंड ब्रूटैलिटी है नेचर की, और वो नेचर की शो किससे हो रही है, थ्रू द बर्ड। अब ये जो है ये बर्ड के प्रेडेटरी बिहेवियर में भी है और उसकी डेलिकेट प्रिपरेशन है फॉर द फ्लाइट, जिसमें एंड में वो उड़ के आसमान में चला जाता है। गोइंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टैक्टाइल इमेजरी इन द फ्रेज। अब वो फ्रेज भी आपको बता दी, टैक्टाइल इमेजरी भी बता दी कि उसका इफेक्ट क्या है, उससे रीडर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द टोन ऑफ द पोएम, कि पोएम की जो टोन है उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। क्या वो टोन सैड है, क्या वो सरप्राइजिंग है, क्या वो कंटेम्पलेटिव है, किस तरह की है। सबसे पहले अगेन आप बताएंगे वेलवेट जो है, ये जो टैक्टाइल इमेजरी जो है, इससे सॉफ्टनेस या स्मूथनेस फील होती है रीडर को, और इसमें जो टोन है वो क्या बन जाती है, वो जेंटल बन जाती है या नाजुक बन जाती है। अब ये कर क्यों रहा है पोइट? क्योंकि उसने स्टार्ट जो लिया वो एक रॉ इमेजरी से लिया या ब्रूटैलिटी से लिया, और फिर बाद में उसी चीज़ को वो किस में लेके जा रहा है, टू द ब्यूटी या टू द सॉफ्टनेस ऑफ द नेचर। इसी वजह से एमिली डिकिंसन को पोएट ऑफ पैराडॉक्स भी कहा जाता है। मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डज द मूड शिफ्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द पोएम? अब मूड की बात हो रही है कि स्टार्ट में क्या मूड है, मिड में क्या है और एंड पे क्या मूड है इमिली डिकिंसन का, या पोएम को पढ़ते हुए आपको क्या फील हो रहा है। वर्ड्स और फ्रेजेस हेल्प क्रिएट दिस शिफ्ट। अब इसमें जो नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है, इसमें आपने एग्जैक्ट लाइंस वहाँ से या फ्रेजेस कोट करनी है अपने आंसर में टू कंप्लीट इट। अब इसमें अगेन आपका क्या है कि मूड शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग कहाँ से था, जब वो एंजल वॉर्म को हाफ्स में बिट करता है और उसे खा लेता है। फिर शिफ्ट किधर होता है, टू नर्वस एंड फ्राइटन। नर्वस में शिफ्ट हो जाता है, पहले सरप्राइजिंग था, देन
नर्वस हो गया। अब नर्वस में फ्राइटेंड है, कॉशियस है, अब बर्ड कॉशियस हो गया। और फाइनली क्या है, हेवनली एंड पीसफुल फ्लाइट है, जो कि उसकी एंड वाले सेंटेंजाज में है, जिसमें अगेन बताया हुआ है सिल्वर या फ्लैशलेस, उसकी जो मूवमेंट है, सिल्वर सीम और फ्लैशलेस मूवमेंट। अब ये जो है ये अगेन बता रही है कि जो पोएम है वो अर्थ से शुरू होके कि एक परिंदा ज़मीन पे चलता हुआ आया है टू द स्काई, और एंड में कहाँ चला गया, आसमान में चला गया। अब इमिली डिकिंसन ने क्या किया, अपने रीडर को एक पूरा साइकिल, एक रोलर कोस्टर ट्रिप पे लेके गई। स्टार्ट में सरप्राइजिंग था, बर्ड को ब्रूटल दिखाया, देन वही बर्ड नर्वस था, एंड देन फाइनली उसकी हेवनली और पीसफुल फ्लाइट को शो किया। सेवन क्वेश्चन है, what do you think Dickinson is trying to convey about the relationship between humans and nature? आपको क्या लग रहा है कि इस पोएम में इमिली डिकिंसन ह्यूमंस और नेचर का क्या रिलेशनशिप कन्वे कर रही है? दूसरा आपसे क्या पूछा है, सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द पोएम। अब इसमें आपने पोएम से ज़रूर एविडेंस लिखने हैं, वहाँ से लाइंस उठानी है, तभी आपका जाके क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो इसमें अगेन यही है कि सजेस्ट क्या करना चाह रही है इमिली डिकिंसन कि ह्यूमन और नेचर नेचर जो है ये सेपरेट है। और दूसरा कि नेचर जो है, बाय नेचर इमिली डिकिंसन मींस बर्ड, वो जो है वो सस्पिशियस है, उसे शक है किस चीज़ पे, ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, कि जब ह्यूमन हमें कोई चीज़ ऑफर कर रहा है या एक क्रम या पीस ऑफ ब्रेड ऑफर कर रहा है, तो उस चीज़ के ऊपर जो बर्ड है वो क्या है, सस्पिशियस है। सेकंड, इवन अगर वो जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो जब उसे क्रम ऑफर करता है, बर्ड उसे क्या करता है, रिजेक्ट करता है। ही चोज टू रो हिम होम, कि वो अपने परों को खोलता है और फिर आसमान की तरफ या अपने घर की तरफ लौट जाता है। अब ये चीज़ किस चीज़ को शो कर रही है कि जो बर्ड है वो इंडिपेंडेंट है एंड फ्री है, या वो अपनी शो कर रहा है प्रेफरेंस को इंडिपेंडेंस और फ्रीडम की तरफ, कि मेरी आज़ादी और मेरी खुद मुख्तारी जो है वो ज़्यादा बेहतर है देन हैविंग ए पीस ऑफ ब्रेड। एट्थ क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा हुआ है, हाउ डज द बर्ड्स डिसीजन टू फ्लाई अवे rather than accept the crumb reflect broader themes of freedom and independence? अब पीछे जो क्वेश्चन आया है वो और ये क्वेश्चन दोनों रिलेट करते हैं। इस क्वेश्चन में भी उसमें हमें एविडेंस वगैरह देने पड़ गए, फिर हम बाद में थीम पे आए, यहाँ पे आपसे डायरेक्ट थीम पूछ ली है, देन आप उसे बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे आपको रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने स्टिल इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आप ये क्वेश्चन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन को ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाएगा। द बर्ड्स फ्लाइट शोज दैट हिज फ्रीडम इज़ मोर वैल्यूएबल देन एन ईजी मील, कि अब वो जो परिंदा है वो खुद डिसाइड करता है कि मेरी आज़ादी जो है वो मेरे लिए ज़्यादा कीमती है बनिस्बत के एक खाने के टुकड़े से। अब ये क्यों इस तरीके से लाइन को लिखा गया है या क्यों इस तरह से बर्ड की नेचर को बताया गया है, अब ह्यूमंस की ये नेचर है कि जब ये शिकार करते हैं या ट्रैप करते हैं परिंदों को, तो ये इसी तरह से इजी मील या दाना डालते हैं और फिर इन्हें क्या करते हैं, कैद करते हैं। अब उस चीज़ को बर्ड क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। अब बाय रिजेक्टिंग द क्रम इट रिमेन्स पार्ट ऑफ द वाइल्ड, शोइंग दैट नेचर इज सेल्फ सफिशिएंट। अब अगेन उस चीज़ को जब वो रिजेक्ट कर रहा है तो बता रहा है कि भाई मुझे नेचर से, कुदरत से खाना मिल जाता है, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं है टेम होने की। टेम होना क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को पालतू बनाते हैं और फेड बाय ह्यूमंस, या हम ह्यूमंस के ऊपर क्या करें, डिपेंड करें। वो नेचर का अपना ही अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नाइन्थ क्वेश्चन, हाउ डज द पोएम एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल ब्यूटी वर्सेस नेचुरल ब्रूटैलिटी? अब अगेन आठवां क्वेश्चन भी आपका थीम पे था, नौवां क्वेश्चन भी आपका थीम पे आ रहा है। गिव स्पेसिफिक एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब यहाँ पे उसने आपको बाउंड कर दिया कि आप एग्जांपल भी कोट करेंगे। अब आप बता रहे हैं कि पोएम जो है वो बैलेंस कर रही है ब्रूटैलिटी को। अब ब्रूटैलिटी कहाँ पे शो हो रही है, एज अ बर्ड इज ईटिंग द वॉर्म रॉ। अब उसे किससे बैलेंस कर रही है, विद ब्यूटी, खूबसूरती से। और वो खूबसूरती कहाँ पे आ रही है, सच एज अ फ्लाइट एंड वेलवेट हेड ऑफ द बर्ड। अब अगेन यही जो चीज़ है ये एमिली डिकिंसन को बनाती है द पोएट ऑफ पैराडॉक्स, के वो दो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को
ये एट द सेम टाइम यूज करके एक इंटरेस्टिंग और होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देती है नेचर का. इट शोज दैट नेचर कैन बी वायलेंट एंड ग्रेसफुल एट द सेम टाइम, कि नेचर खतरनाक भी है और दूसरी तरफ ग्रेसफुल शानदार भी है. बोथ आर नेसेसरी पार्ट्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस. ये दोनों चीज़ें ही नेचर की एग्जिस्टेंस के लिए क्या है, ज़रूरी हैं, या जो एक इकोसिस्टम है, जो नेचुरल सराउंडिंग्स हैं, उनमें बैलेंस कायम करने के लिए. मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन. What is the significance of the speaker observing the bird without the bird's knowledge? How does this affect the tone of the poem? अब ये आपका वो जो पहला सेंटेंस है उसमें जिस तरह से हमने एक्सप्लेन किया कि वो जो एक इंट्रैक्शन है या जो एक ऑब्जर्वेशन है बिटवीन द स्पीकर एंड द बर्ड, वो किस चीज़ को शो कर रहा है, वो जिस चीज़ को शो कर रहा है या हाईलाइट कर रहा है, वो एक रिस्पेक्टफुल ऑब्जर्वेशन है, मिस्ट्री है या वोयरिज्म है, एक ह्यूमन का विद द नेचर, उनका एक इंट्रैक्शन हो. इसमें अगेन आप क्या बताएंगे कि भी ये स्पीकर को अलाउ कर रहा है कि वो बर्ड को इन इट्स ट्रू स्टेट देखे, और वो ट्रू स्टेट क्या है कि उसकी ब्यूटी को भी ऑब्जर्व करे और उसकी ब्रूटैलिटी को भी ऑब्जर्व करे, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में करे, जिसमें बर्ड जो है वो नेचुरली क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है. दिस क्रिएट्स ए टोन ऑफ क्वाइट रिस्पेक्टफुल ऑब्जर्वेशन. और टोन क्या है, क्वाइट है, रिस्पेक्टफुल है, और हाईलाइट किस चीज़ को कर रही है, ह्यूमन ऑब्जर्वर एंड इट्स वाइल्ड सब्जेक्ट, के उनमें क्या है, एक डिस्टेंस है, और वही डिस्टेंस जो है वो क्या है, नेचर की इंडिपेंडेंस और फ्रीडम को शो करता है. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड. इन क्वेश्चंस में आप कोशिश करें कि जिस तरह से आपको अगर कंपाउंड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप दोनों क्वेश्चंस को एड्रेस करें, और उसके अलावा अगर आपसे लिटरेरी डिवाइसेस या इनमें से किसी भी चीज़ का एविडेंस मांगा जाता है, एग्जांपल मांगी जाती है टेक्स्ट से, तो उसे भी आप कोट करें. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू फ्रॉम लिसनिंग.